नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में। आज हम जिस 3D एनिमेटेड एक्सप्लेनर की बात करने वाले हैं ना, वो शुरू तो बिल्कुल एक आम प्यारे से पारिवारिक दृश्य से होता है, पर देखते ही देखते एक ऐसी खौफनाक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन जाता है कि बस पूछो मत। हम बात कर रहे हैं माया कॉटेज की और वहां मौजूद एक ऐसे भूतिया रेडियो की जो सिर्फ गाने नहीं बजाता बल्कि आपका आने वाला कल बताता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मिस्ट्री में चलते हैं और इस पुराने रेडियो के पीछे छुपे उस काले सच को समझते हैं। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं इस पहली खौफनाक लाइन के साथ जिसने एक बिल्कुल नए घर की शांति को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है रात के 11:11 का। अब सुनने में तो ये एक आम सी रेडियो अनाउंसमेंट लगती है ना? जब रोहन और उसकी पत्नी श्रुति ने इस आवाज को सुना तो उन्हें भी यही लगा कि ये कोई टेक्निकल खराबी होगी। लेकिन दोस्तों, इस एक लाइन ने उनकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी थी। इस कोड की सबसे डरावनी बात यह है कि ये आवाज सीधे नए मालिक रोहन को उसके नाम से पुकारती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, माया कॉटेज का रहस्य। इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है माया कॉटेज के मकान नंबर 804 से। रोहन, श्रुति और उनका छोटा बेटा आरव इस नए घर में बहुत सारी खुशियों की उम्मीद लेकर आते हैं। श्रुति पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर है और बस अपने इसी शौक के चलते वो स्टोर रूम से एक पुराना सा एंटीक रेडियो निकालती है और उसे लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर सजा देती है। पर अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस रहस्य का सबसे इम्पॉसिबल हिस्सा ये था कि ये रेडियो बिना किसी पावर कॉर्ड या बैटरी के चल रहा था। मतलब नो वायर, नो पावर। आधी रात को अचानक इसके डायल में एक नारंगी रोशनी जलती है और ये अपने आप शुरू हो जाता है। इस पर एक शो चल रहा होता है, आवाज का साया, और उस शो के हीरो का नाम, जी हाँ, रोहन। बिना बिजली के चलने वाला ये रेडियो न सिर्फ उनके नाम जानता है बल्कि बाहर चल रही बारिश और घर के अंदर के बातों को भी अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, भविष्य बताने वाला रेडियो। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये रेडियो कोई पहले से रिकॉर्ड की हुई नॉर्मल सी कहानी नहीं सुना रहा था, बल्कि आने वाले वक्त की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर रहा था। और इसका तरीका बहुत शातिर था। ये सीधे किसी की जान नहीं लेता बल्कि डर को धीरे धीरे बढ़ाता है। स्टेप 1, छोटी मोटी घरेलू घटनाएं, जैसे श्रुति का गैस पर दूध उबलकर गिर जाना या कांच के जग का अचानक टूटना। फिर आता है स्टेप 2, जहां बातें जानलेवा हो जाती हैं। रेडियो ठीक 11:15 पर होने वाले एक हादसे की बात करता है। रोहन घबराकर अपने बेटे आरव को अंदर खींच लेता है और ठीक उसी सेकंड बाहर एक तेज रफ्तार गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा जाती है। और अंत में स्टेप 3, जहां ये लगातार सच होती बातें रोहन के दिमाग पर अपना पूरा कंट्रोल यानी कंप्लीट साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना लेती हैं। तीसरा हिस्सा, आरजे समीर का अतीत और एक काला सच। इन सब घटनाओं से हिल जाने के बाद जब रोहन सच्चाई का पता लगाने निकलता है तो उसकी मुलाकात होती है केयरटेकर कदम काका और इंस्पेक्टर देशमुख से। इंस्पेक्टर उसको एक फटी पुरानी पुलिस डायरी देते हैं जिससे एक बहुत बड़ा टेक्निकल रहस्य खुलता है, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। दरअसल 35 साल पहले माया कॉटेज में आरजे समीर नाम का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और रेडियो जॉकी रहता था। समीर काफी जीनियस था और उसे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल गई थी जो इंसानी दिमाग की वेव्स को डिजिटल कोड में बदल सकती थी। उसने सोचा कि चलो बिना बोले अपनी सोच और इमोशंस को सीधे रेडियो तरंगों पर अपलोड कर दूंगा ताकि लोग उसके शो से दिल से जुड़ सकें। लेकिन दोस्तों, समीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फ्रीक्वेंसी भविष्य के डार्क दरवाजे खोल देगी। समीर की उस डायरी में उसकी तबाही की पूरी टाइमलाइन दर्ज थी। जरा इसे क्रोनोलॉजिकली देखिए। 35 साल पहले उसने ये फ्रीक्वेंसी खोजी। कुछ ही हफ्तों बाद वो मशीन उसे आने वाले कल के भयानक दृश्य दिखाने लगी। उसे दिखता है कि उसकी पत्नी तानिया आने वाले सालों में किसी बेहद दर्दनाक बीमारी से तड़पेगी, उनका सब कुछ बिक जाएगा। इस डर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और इस काल्पनिक तकलीफ से बचाने के लिए समीर एक भयानक कदम उठाता है। उस काली रात को अपनी पत्नी को उस दर्द से आजाद करने के नाम पर वो तानिया का खून कर देता है। सोचो, और फिर अपनी ही बनाई फ्रीक्वेंसी का शिकार होकर ठीक रात के 11:11 पर लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हुए खुद की जान ले लेता है। उसी की चेतना इस रेडियो में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। चौथा भाग, रोहन का खौफनाक संघर्ष। अब आते हैं वापस प्रेजेंट डे में। डायरी पढ़ते ही रोहन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो समझ गया था कि श्रापित रेडियो अब उस पर भी हावी हो रहा है
और हिस्ट्री को ठीक 11:20 पर दोहराने की कोशिश कर रहा है। रेडियो की वो हाई फ्रीक्वेंसी और समीर की भारी आवाज का असर रोहन पर बिल्कुल जादू की तरह शुरू हो जाता है। रेडियो वही सेम कहानी रोहन के दिमाग में डालता है कि श्रुति भविष्य में एक लाइलाज बीमारी से तिल तिल कर मरेगी और रोहन को उसे इससे आजाद करना होगा। रोहन बिल्कुल एक ट्रांस में चला जाता है, उसकी आंखें एकदम पथरा जाती हैं और वो स्टोर रूम से एक भारी लोहे का हथौड़ा निकाल लाता है। श्रुति बिलक बिलक कर उसे हथौड़ा फेंकने की भीख मांगती है, पर रेडियो ने उसके दिमाग को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि उसे लगने लगा था कि अपनी पत्नी को मारना ही सच्चा प्यार और आज़ादी है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है दोनों किरदारों के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस को। एक तरफ था आरजे समीर, जिसने भविष्य के डर और रेडियो के झूठे लॉजिक के आगे घुटने टेक दिए और अपनी पत्नी को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ था अपना रोहन। जब रोहन का हथौड़ा हवा में था, ठीक उस वक्त श्रुति ने भागने की जगह सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या उसे उनके प्यार पर भरोसा नहीं है। श्रुति के इस अटूट विश्वास ने उस हाई फ्रीक्वेंसी के शोर को एक झटके में तोड़ दिया। रोहन को एहसास हो गया कि किस्मत कोई पहले से लिखी हुई फिक्स कहानी नहीं है। उसने डर की जगह विश्वास को चुना और उस खौफनाक ट्रांस को तोड़ दिया। 5वां और आखिरी भाग, एक अंतहीन श्राप। ट्रांस टूटने के बाद होश में आते ही रोहन ने गुस्से में हथौड़ा श्रुति की जगह उस एंटीक रेडियो पर दे मारा। रेडियो के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद रोहन और श्रुति ने उस टूटे हुए रेडियो को आग के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि अब ये मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ अपने आप से एक चिंतन करने वाला सवाल पूछिए, क्या एक लकड़ी और लोहे के फिजिकल रेडियो को जला देने से एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी का श्राप सच में खत्म हो जाता है? समीर ने किसी मशीन को श्रापित नहीं किया था, उसने तो अपने माइंड को एक फ्रीक्वेंसी, एक तरंग में बदला था। और हम सब जानते हैं कि तरंगे किसी एक डब्बे की मोहताज नहीं होती। और दोस्तों, ये डर बिल्कुल सच साबित होता है। एक हफ्ता गुजर चुका था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशनुमा लग रहा था। रोहन का बेटा आरव अपने नए ब्रांड न्यू डिजिटल टैबलेट पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक टैबलेट की स्क्रीन झिलमिलाती है, एक कर्कश सी आवाज आती है और वो ब्राइट स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ जाती है। ठीक उसी पल किचन में श्रुति जिस दूध को उबाल रही थी, वो छूटकर जमीन पर गिर जाता है। लिटरली वही सेम हादसा जो उनके पहले दिन हुआ था। डर का वो साया मिटा नहीं था, उसने बस अपना फॉर्म बदल लिया था। टैबलेट के स्पीकर से वही जानी पहचानी भारी आवाज ठीक दिन के 11:11 पर एक बार फिर गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 11:11 का। मैं आपकी आवाज नहीं, आपका साया हूँ। सीजन 2। सच में ये अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये हमें बताता है कि समीर की डिजिटल फ्रीक्वेंसी अब उस पुराने एंटीक रेडियो से निकलकर नए जमाने की डिजिटल डिवाइसेस में प्रवेश कर चुकी है। श्राप बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने आधुनिक टेक्नोलॉजी का रूप ले लिया है। और इसके साथ ही ये एक्सप्लेनर हमें अपने आसपास की टेक को लेकर काफी बेचैन कर जाता है। तो इस रोमांचक और खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।